हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन यानी अध्याय नंबर 9। जो आपका फिजिक्स है उसका ये पहला चैप्टर है। फटाफट से चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आँखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो उससे जो परावर्तित किरण हमारी आँखों में पड़ती है, जो उसको ग्रहण करती है, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बात आती है प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब सूरज देखते हैं तो उसके चारों तरफ कुछ किरणें दिखाई देती हैं, जो कि प्रकाश की किरण ही हैं, क्योंकि वो एक प्रकाश स्रोत से होकर के आ रही हैं। बात करें छाया की, तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। जब भी किसी ओपेक यानी कि अपारदर्शी वस्तु की और प्रकाश आता है तो अपारदर्शी होने की वजह से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता और इसी कारण उसकी वहाँ पे छाया बनती है। इसी के साथ बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। तो यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो सीधे सीधे बता दूं आपको, प्रकाश द्वारा किसी वस्तु के तीक्ष्ण किनारों पर टकरा करके मुड़ने की जो प्रकृति है, इसी को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं अपने फिगर की हेल्प से। जैसा कि यहाँ आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये जो लाइन गई है इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे या सरफेस कह सकते हैं, आप जो चाहे आप कह सकते हैं। इसमें जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण को हमेशा हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और सतह पे गिरने के बाद जब लाइट क्या हुई, वापस लौट गई, तो वापस लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सतह पर आने वाली लाइट को आपतित किरण कहेंगे, सतह पर गिरने के बाद जो लाइट वापस जाएगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे आ करके क्या हो रही है, लाइट गिर रही है, पॉइंट को आपतन बिंदु कहेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइन अभिलंब यानी कि डाला, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डैश डैश लाइन से। आप याद रखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं हम आपतन कोण, और इसको आई से दिखाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो इसमें देखिए आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि प्रकाश की किरण आ रही है, आ करके एक परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है और गिरने के बाद वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस परिघटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं यानी पॉलिश कर देते हैं, ताकि प्रकाश जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस जाए, दूसरे माध्यम में प्रवेश ना कर पाए। देखिए लिखा है, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको हम आगे सीखेंगे। चलते हैं हम अपने वीडियो में थोड़ा सा आगे। तो अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो आपको बता दूं, जो हमने यहाँ पे अभी क्या किया था, फिगर पढ़ा था, इसमें जो ये एंगल बीच में हमारा बन रहा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आपतित किरण
दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होंगे। तो आपने देखा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या हो रहा था, एक ही आपतन बिंदु पे आके मिल रहे थे। यहाँ पे आपको बताई गई है। नोट याद रखिएगा, परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। तो इसी के साथ में हम चलते हैं आगे और कुछ अद्भुत परिघटनाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। साथ में हम कुछ अद्भुत जो परिघटनाएं हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती हैं जो निम्न दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना आदि दिखाते हैं। तो परावर्तन के प्रकार आपको बता दूं, परावर्तन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन में आपकी सतह जो होती है बिल्कुल स्मूथ होती है और सीधी होती है। तो इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ही रहती हैं। अगर आप देखें तो ये पहली किरण और दूसरी किरण के बीच में जो दूरी है वो समान है, दूसरी किरण तीसरी किरण के बीच में भी समान है और तीसरी चौथी किरण के बीच में भी समान है। तो इसमें क्या है, एक दूसरे किरणों के बीच में जो दूरी है वो एक दूसरे के समांतर ही रहती है। दूसरे नंबर पे हमारा दूसरे नंबर पे हमारा आता है अनियमित परावर्तन। परावर्तन में क्या कहते हैं, इस तरह का परावर्तन खुदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित किरणें समांतर नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ गलती लग रही है, आपको बताऊँ इसका फिगर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। इस तरीके से हम टेढ़ा मेढ़ा सरफेस लेंगे, कोई लाइट आई यहाँ चली गई, कोई लाइट आई यहाँ चली गई, कोई लाइट आई यहाँ चली गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब किरणें हैं वो अनियमित रूप से किसी भी दिशा में इधर उधर भागती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये गलती हो गई यहाँ पे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इनमें ये जो दूरियाँ हैं, ठीक है, या जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं वीडियो में आगे। बात आती है दर्पण की। यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, याद रखिएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा और सपाट होता है। परिभाषा क्या है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। समतल दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। आपने देखा होगा घरों में जो शीशा लगा होता है वो समतल दर्पण का ही उदाहरण होता है। और भी कुछ उपयोग दिए गए हैं जैसे सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा जाता है। तो क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे हमारा क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है, वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा और उसके पीछे। तो ये हमारा क्या हो गया, आई डैश हो गई, ये इमेज हो गई। तो 30 सेंटीमीटर ये है तो 30 सेंटीमीटर ये भी होगी। तो बात करें अगर प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी तो टोटल कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं दूसरा प्रकार क्या है दर्पण का। तो दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र यानी कि मुड़ा होता है, जैसा कि आपको फिगर में भी कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर, चाहे इस तरीके से हो और चाहे हमारा किस तरीके से हो, इस तरीके से हो। तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जैसा कि फिगर में आपको देखने को मिल ही रहा होगा। अगर इसके परिभाषा की तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, इसी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण को दो प्रकार में बांटा गया है।
तो गोलीय दर्पण के प्रकार, पहला है अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है। तो जैसा कि यहाँ आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरीके से है। इसका ये सेंटर पॉइंट अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, नाम इसको मैं देता हूँ सी। इसमें क्या हुआ, इसकी बाहर साइड में आप देख रहे होंगे शेडिंग की गई है, लेकिन ये अंदर वाली साइड में ही क्या होगा, जो किरण आएगी वो परावर्तित होगी कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, किरण आई तो ये परावर्तित हुई कहाँ से, एफ से हुई। दूसरी किरण कहाँ से होके गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती गई। तो ये अंदर का जो इसका सरफेस है, यही इसका क्या है, परावर्तक सरफेस कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। बात करें दूसरे हमारे दर्पण की, तो उसका नाम है उत्तल दर्पण। इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें केंद्र से विपरीत दिशा में क्या होता है, झुका हुआ होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ वक्रित होता है। इसमें अंदर के साइड में क्या होता है, शेडिंग होती है, और इसका जो बाहर का ये हिस्सा है, यहीं पे किरण का क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी कि इसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। तो इसका ये फिगर है, आप याद रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जिनको पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो गोलीय दर्पण के भाग की बात आती है, तो पहला भाग है पोल यानी कि ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को देखिए, ये हमारा क्या है, फिगर है। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, इसी को पी से दिखाएंगे, पोल कहेंगे या ध्रुव कहेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे पी से दिखाते हैं। बात आई वक्रता केंद्र की, तो यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले एक सी पॉइंट होता है हमारा, जिसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के सी अक्षर से इंगित किया जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे दो भागों की, लेकिन अभी बहुत सारे बचे हैं। चलिए बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो याद रखिएगा कि जो हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट था सी से, और ये हमारा पॉइंट था पी। तो दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है, इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और मुख्य अक्ष आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी लाइन है, जो सरफेस लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए कि इस लाइन को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो आपको बता देता हूँ, ये हमारा दर्पण है, तो इसमें एक पॉइंट होता है यहाँ कहीं, इसको कहते हैं एफ को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये इसमें क्या है, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्रों के बीच में एक अन्य बिंदु F होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे तो बताया था मैंने C है, यहाँ पे मैंने P बताया था। इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो रहा है, एक ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है, जिसको हम F कहेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित कैसे करती है, मतलब समझिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक फिगर ये है हमारे पास, यहाँ से किरण आई, निकल गई, यहाँ से किरण आई, तो ये पॉइंट हमारा क्या था, F था। ये हमारा क्या है, C है। जहाँ काटा वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, पोल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बात आती है कि फोकस दूरी क्या होती, तो आपको बता दूँ कि हमारा ये F पॉइंट है और जो ये P पॉइंट है, तो पोल और फोकस के बीच की जो डिफरेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आखिरी है त्वरक। तो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ याद रखें, फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं, कैपिटल F से नहीं, स्मॉल f से दिखाते हैं। और फोकस दूरी जो है, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, और आधी डिस्टेंस क्या है, f। तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, r/2 = f हो रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो द्वारक क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये हमारा कुछ दर्पण है। तो इसका ये ऊपर वाला पॉइंट M1,
नीचे वाला पॉइंट M2, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वक्रताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा के रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए ना, रेखा है, ये इसका व्यास है, और व्यास को ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूल के भी गलती मत करिएगा, MCQ में आपका ये जरूर पूछा जाता है। बिंब की स्थिति, वह स्थान जहाँ पर वस्तु रखी गई है। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, वह स्थान जहाँ दर्पण का प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण पर प्रतिबिंब या दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज, यह प्रतिबिंब का आकार है जो यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, बराबर बना है या वस्तु से बड़ा बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति से यह ज्ञात होता है कि दी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लेगा कि वस्तु की प्रकृति बताइए, वस्तु आपकी जो बनी हुई है उसका साइज़ क्या है, आकार क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से मैं एक बार रफली आपको बता दे रहा हूँ। प्रतिबिंब की प्रकृति बेसिकली दो तरीके की होती है, या तो क्या होगा वास्तविक और उल्टा, या तो क्या होगा आभासी और सीधा। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। ठीक है, और आभासी क्या, यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण पर्दे के पीछे और सीधा बनता है। ये याद रखिएगा, क्या कोई भी चीज़ अगर हमारी क्या वास्तविक इमेज बना रही तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और हमेशा उल्टी होगी। अगर कोई पॉजिटिव में हमारी इमेज आई तो इसका मतलब वो क्या होगा, आभासी होगी और सीधी होगी। तो ये बात स्पेशली ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। पहले इसको समझते हैं। किसी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच रखी बिंब का केवल एक प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, अन्यथा अवतल दर्पण अन्य किसी जगह रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो एक चीज़ इन्होंने साफ साफ बता दी कि अगर पोल और मुख्य फोकस यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कोई भी वस्तु रखी है तो उसकी इमेज खाली क्या बनेगी, आभासी एवं सीधी बनेगी। बाकी कहीं पे भी रखी हो सबकी इमेज क्या होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। अगला पॉइंट क्या है, अनंत पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब फोकस F पर वास्तविक एवं उल्टा तथा अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु साइज का बनाता है। और दूसरा पॉइंट है, वक्रता केंद्र C पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र C पर वास्तविक एवं उल्टा छोटा बनता है। वक्रता केंद्र C पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर वास्तविक एवं उल्टा समान साइज का बनता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप से आपको दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम चलते अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण का पहले हम उपयोग जान लेते हैं। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों, अग्रदीपों, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने वाले या सेविंग दर्पणों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि सेविंग के लिए जाते हैं या हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं सैलून पे, तो वहाँ पे हमारा चेहरा नॉर्मल से बड़ा दिखता है कि वहाँ पे अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा दांतों के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, एक लेंस से या एक दर्पण से देखते हैं ताकि चीज़ें बड़ी दिखाई दें, तो वो भी आपका अवतल दर्पण ही होता है। और भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग हैं, इनको आपको याद करने हैं। बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, उत्तल दर्पणों का उपयोग हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गलती से भी मत भूलिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वाहनों में जो शीशा लगा होता है, ठीक है, जिस पे हम क्या करते हैं, अपने पीछे की सारी इमेज देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है। तो आपको बता दूं, वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनाता है।
ठीक है, जिसकी वजह से कम डिस्टेंस में भी ज़्यादा हमको क्या होती हैं, इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। टेलीस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है। यह बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसारित करने में सक्षम होता है। तो ये तो हो गई बात हमारी उत्तल दर्पण के उपयोग की। अब यहाँ पे ये देखिए, इस पॉइंट को डिटेल में समझाया गया है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत क्षेत्र को देखने में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, देखिए पीछे यहाँ पे क्या है, गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, सीधी दिख रही हैं और बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कि है गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट, कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। भाई जब 2 पॉइंट आके काटेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या है, तभी तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं 2 किरणों का विचार किया जा सकता है। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन जब करते हैं तो इसको ना पढ़ने की वजह से बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात दर्पण की सभी दूरियां मूल बिंदु P से ही नापी जाती हैं। मैंने आपसे कहा था ना, ये पॉइंट P है हमारा, ठीक है, यहीं से हम क्या करते हैं, सारी दूरियां नापते हैं। अगर दूरियां इस तरफ हैं, ठीक है, तो इनको नेगेटिव में लेंगे और इधर होंगी तो पॉजिटिव में लेंगे, जिसको मैं अभी आगे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्या कह रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार अक्ष को x डैश लिया जाता है। ये सरफेस है, x डैश और x लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बता दी गई है। बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है और इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। ये दर्पण है, ऐसा क्या करेंगे, जो भी वस्तु लेंगे वो हमेशा इसी तरफ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x एक्सिस के अनुदिश मापी गई और दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस, जो मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा है। इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इधर की नेगेटिव होगी। ये दर्पण के पीछे बन रहा है, ये दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो जाता है हमारा चिन्ह परिपाटी। चलिए इसको फिगर से समझ लेते, थोड़ा आसान लगेगा आपको भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या हो जाता है, दर्पण हो जाता है। ये पॉइंट हमारा P हो जाता है, ये C है, ये F है। ठीक है, तो जितनी भी दूरियां हम इधर नापेंगे वो सभी माइनस में होंगी और जितनी दूरियां हम इधर नापेंगे वो सारी हमारी क्या होंगी, प्लस में होंगी। ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं। ये दर्पण के सामने का भाग है और ये दर्पण के पीछे का भाग है। दर्पण के पीछे का भाग हमेशा धनात्मक होता है, जिसके कारण इमेज क्या बनती है, अवास्तविक बनती है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, दर्पण के सामने के भाग की सभी दूरियां ऋणात्मक और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। अवतल दर्पण में वह सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव लेते हैं। मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, और एक चीज़ आज की, नेगेटिव होने की वजह से वास्तविक होंगी और इमेज कैसा बनाएंगी, उल्टा बनाएंगी। लेकिन उत्तल दर्पण में आपको बता देता हूँ, उत्तल दर्पण में U हमारा नेगेटिव है। ठीक है, F हमारा क्या है, यहाँ पीछे साइड में आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव होगा और इमेज भी हमारी पीछे ही आएगी, इसलिए वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण में F हमारा जो है और जो हमारा V है ये पॉजिटिव। ठीक है, अवतल में ये क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है और U हमारा नेगेटिव ही रहता है।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा वस्तु की दूरी जो होती है ये ओ है, ये हमारा क्या है, पोल है। वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, इमेज है आई, ठीक है। ये पोल है। इमेज और पोल मतलब प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एफ पॉइंट है और ये हमारा पोल है, तो इसको हम स्मॉल एफ से, ठीक है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, ठीक है, वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से और प्रतिबिंब की दूरी को वी से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी से हमारा बनता है दर्पण का सूत्र। जी हाँ, 1/f, एफ आपका स्मॉल होगा, बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा दर्पण का सूत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब बात आती आवर्धन। किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना है या छोटा है, या प्रतिबिंब का आवर्धन बताता है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। भाई आपने देखा ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, इमेज ही तो नीचे साइड में बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा वस्तु को लेंगे पॉजिटिव और जो बिंब है, प्रतिबिंब है, उसको लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसको हम एच डैश से और एच से भी रिप्रेजेंट करते, तो कई तरीके से करते भी। न्यूमेरिकल पोर्शन में समझाऊंगा, इसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, जिनके बाहर आपका नहीं आना, तो सारी चीज़ें समझेंगे आगे। आवर्धन का मान, आवर्धन के मान में धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है। ऋणात्मक मान बताता है प्रतिबिंब वास्तविक है या उल्टा है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में हमने प्रकाश का परावर्तन पूरा कर लिया है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में, और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में हम आपको प्रोवाइड करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं नोट्स बहुत ही शानदार हैं, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बनाई गई है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने अभी तक की हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नहीं देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाएं वहां से वॉच करें।